नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्लास चल रही है और आज 30 प्रश्नों की बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं हम। जो 50 क्वेश्चन किए थे उनसे रिलेटेड है ये, और इसमें कुछ आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। 51वां प्रश्न है ये, ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू नहीं है। ठीक है, ज्ञान ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसका निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू नहीं है, ये पूछा है। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है भावात्मक और चौथा है दंडात्मक। तो आपका जो सही आंसर है वो है दंडात्मक। जो चौथा वाला प्रश्न ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो ज्ञान ग्रहण करने की आपकी प्रक्रिया है उसका निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू नहीं है, नहीं पूछा है, तो दंडात्मक पहलू नहीं है। आपका सही आंसर है चौथा वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, शिक्षण की खोज विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। शिक्षण की जो खोज विधि है उसमें से क्या शामिल नहीं है इन निम्नलिखित में से। पहला है शिक्षक का इसमें पूर्ण निर्देशन होता है, दूसरा शिक्षक उच्च अधिनियम व समस्या समाधान के लिए परिस्थिति उत्पन्न करता है, तीसरा है शिक्षक समस्या का समाधान नहीं प्रस्तुत करता, और इस अपागम के प्रवर्तक जे.एस. ब्रूनर है। ठीक है, इस उपागम के जो प्रवर्तक है वो है जे.एस. ब्रूनर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अ वाला ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन, शिक्षक का इसमें पूर्ण निर्देशन होता है। जो शिक्षण की खोज विधि है उसके अंतर्गत शिक्षण का इसमें पूर्ण निर्देशन होता है, यह शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 53वां क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों की कमियों का पता लगाना, छात्रों की कमियों को दूर करना, शिक्षण प्रणाली में सुधार करना, या चौथा वाला जो ऑप्शन है छात्रों को अनुशासित करना। तो छात्रों की कमियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों की कमियों को दूर करना। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका छात्रों की कमियों को दूर करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 54वां आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लूम, डेवरिज या मॉरिसन। तो मूल्यांकन आयाम के जो प्रवर्तक हैं वो है ब्लूम। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक है ब्लूम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये एडवांस और सिलेक्टेड प्रश्न है। हर्बर्ट पाठ योजना का प्रथम पद है। हर्बर्ट जो योजना है पाठ योजना, उसका प्रथम पद क्या है ये बताना है। सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना या पुनरावृत्ति। तो हर्बर्टीकरण जो पाठ योजना है उसका प्रथम पद क्या है। प्रस्तावना इसका प्रथम पद है। इंट्रोडक्शन तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रस्तावना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है हमको। बालक के सामाजिक विकास का आरंभ परिवार से होता है। जिन बालकों पर परिवार में अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं हो पाता। तीसरा है अधिक संवेगात्मक बच्चे समाज में अधिक अच्छे प्रकार से समायोजित होते हैं। ठीक है, और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है आपका, बालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव उनके खेलों पर भी पड़ता है। ये आपके 4 ऑप्शन थे इसका 56वें प्रश्न की। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वह सत्य नहीं है। तीसरा वाला जो कथन है वह सत्य नहीं है। कौन सा वाला कि अधिक संवेगात्मक बच्चे, तीसरा वाला ये अधिक संवेगात्मक बच्चे समाज में अधिक अच्छे प्रकार से समायोजित होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का चयन कीजिए। पहला कारक है आपके सामने स्वास्थ्य, दूसरा है थकान, तीसरा बौद्धिक क्षमता, चौथा जो है वो है महत्वाकांक्षा स्तर। ठीक है, तो बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये कौन से हैं। तो ऑप्शन पहला है 1 2 3 4, दूसरा वाला जो ऑप्शन है 2 3 4, तीसरा है 1 3 4 और चौथा है 1 2 3। तो पहला वाला जो ऑप्शन है 1 2 3 4 वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं, तो 1 2 3 4 यानी कि स्वास्थ्य भी है बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में, थकान भी है, बौद्धिक क्षमता भी है और महत्वाकांक्षा स्तर भी है, यानी कि 1 2 3 4 जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने स्क्रीन पर,
भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का चयन कीजिए। बच्चे के विकास की गति, बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे का लिंग, बच्चे की मानसिक योग्यता या बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्तर। ये 5 आपके कारक हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले। ठीक है, इनमें से आपको चयन करना है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऑप्शन पहला है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 और चौथा वाला है 1 2 3। तो आपका भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं 1 2 3 4 5, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। भाषा विकास को जो प्रभावित करते हैं वो बच्चे के विकास की गति, बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे का लिंग, बच्चे की मानसिक योग्यता और बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्तर भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। वो है 1 2 3 4 5, पाँचों ये जो आपके कारक हैं ये भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने स्क्रीन पर। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के मानसिक विकास की विशेषताओं का चयन करना है। ये चारों विशेषता हैं: तर्क शक्ति का विकास, मानसिक स्वतंत्रता का विकास, कल्पनाशीलता का विकास और विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण। ये चारों किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के मानसिक विकास की विशेषताएं हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है 1 2 3 4, दूसरा है 1 3 4, केवल 3, या चौथा वाला ऑप्शन 1 2 4। तो किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के मानसिक विकास की विशेषताओं का चयन करना है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है 1 2 3 4 ये मानसिक विशेषताएं हैं। ठीक है, किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के मानसिक विकास की विशेषताएं। तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन है 1 2 3 4 वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसमें तर्क शक्ति का विकास, मानसिक स्वतंत्रता का विकास, कल्पनाशीलता का विकास और विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण चारों शामिल है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने स्क्रीन पर। 60वां क्वेश्चन है, भाषा विकास के साधन है सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। ऑप्शन पहला है 1 2 3 4, दूसरा है आपका 1 3 4, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है केवल 3 और चौथा है 1 2 3। तो पहला वाला ऑप्शन जो है 1 2 3 4 वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। भाषा विकास के जो साधन है उसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों ये शामिल है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4, यानी कि पहला ऑप्शन 1 2 3 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। 14 वर्ष के एक बालक को निम्नलिखित में से किस अवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। यानी कि 14 वर्ष का जो बालक है उसे किस अवस्था में रखा जाता है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल या किशोर अवस्था। तो 14 वर्ष का जो बालक है वो किशोर अवस्था में रखा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 62वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, आत्मसम्मान का उदय, कल्पना की बहुलता या संवेगात्मक परिवर्तन। तो शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता जो है वो निम्नलिखित में से किशोरावस्था की एक विशेषता नहीं है। यानी कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषता किशोरावस्था की एक विशेषता नहीं है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता ये विशेषता नहीं है, ऐसा पूछा है। जो नहीं है वो है आपका पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं इसकी फ्री पीडीएफ। और ये 50 क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड आपका आज जो प्रैक्टिस सेट है वो भी हो जाएगा। उसके अलावा आप इसमें से आपका टेस्ट सेट भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि 50 क्वेश्चन की जो हमने आपको पिछले क्लासों में कराए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न भी है इसमें। ठीक है, तो फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एडी एजुकेशन और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, उससे आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, और 63वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का 63वां क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न सीरीज़ है ये, और 30 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें 30 में से 30 कवर करने का ये बहुत ही शानदार आपके पास एक अवसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बच्चे की झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने में सहायक नहीं सिद्ध होगा। उसमें आत्मविश्वास का विकास करना, अपराध स्वीकारोक्ति पर उसकी प्रशंसा करना, झूठ बोलने पर उसे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना। 63वां क्वेश्चन है ये। और चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका सहानुभूति व प्रेम पूर्वक उसे समझाना। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने कर देते हैं हम स्क्रीन पर।
तो इसमें से आपका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा झूठ बोलने पर उसे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना। ये झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने में सहायक नहीं सिद्ध होगा। बच्चे जो झूठ बोलते हैं, अगर झूठ बोलने पर उसे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा तो वो झूठ बोलने की आदत छुड़ाने में सहायक नहीं सिद्ध होगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 64वां प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे का लक्षण यह है कि वह अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करता है, ऐसा करने में उसे संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वह प्रसन्नचित्त रहता है, और केवल चौथा वाला ऑप्शन। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें से वह होगा आपका सही आंसर होगा 64वें प्रश्न का, वो होगा तीसरा वाला ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 2 3 4, जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है, वो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे? जो स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सके, जिसमें सहनशीलता हो, जो आत्मविश्वासी हो, या जो कल्पना में खोया रहता हो। ठीक, तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो जो कल्पना में खोया रहता हो उस बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए और बताइए कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। भारत में यदि वर्ष भर वर्षा हो तो खेती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? स्मृति प्रश्न है, विचार प्रश्न है, शिक्षण प्रश्न है, या परीक्षण प्रश्न है? तो ये विचार करने योग्य प्रश्न है कि भारत में यदि वर्ष भर वर्षा हो तो खेती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। विचार प्रश्न है ये, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक अध्यापक को प्रश्न पूछने के तरीकों को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न किसी एक विद्यार्थी से पूछा जाना चाहिए, आवाज़ बहुत ऊंची या नीची नहीं होना चाहिए, सामूहिक उत्तर की अपेक्षा व्यक्तिगत उत्तर प्राप्त किया जाना चाहिए, या प्रश्न एक स्थान पर खड़े होकर पूछना चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, तीसरा, चौथा। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि आपका आवाज़ बहुत ऊंची या नीची नहीं होना चाहिए, सामूहिक उत्तर की अपेक्षा व्यक्तिगत उत्तर प्राप्त किया जाना चाहिए, और प्रश्न एक स्थान पर खड़े होकर पूछना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है इन सब में से दूसरा, तीसरा, चौथा, वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पुनर्बलन को और क्या नाम दिया जा सकता है? पहला शिक्षण, दूसरा अभिप्रेरण, तीसरा प्रशिक्षण, और चौथा है भाषण। तो पुनर्बलन को और क्या नाम दिया जा सकता है? तो पुनर्बलन को अभिप्रेरण नाम दिया जा सकता है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, अभिप्रेरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुनर्बलन का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां हैं। इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए, इसका उपयोग स्वाभाविक रूप में किया जाना चाहिए, इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, या केवल फर्स्ट। ठीक है, तो पहला, दूसरा इसका सही आंसर है। यानी कि कौन सा आपका जो है इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए और इसका उपयोग स्वाभाविक रूप में किया जाना चाहिए। पहला वाला, दूसरा जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत नहीं शामिल है? शिक्षक द्वारा छात्र की प्रशंसा करना, उसके उत्तर को स्वीकारना, सहमति में सिर हिलाना, या गलत उत्तर पर उसे डांटना। गलत उत्तर पर उसे डांटना ये सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत शामिल है दंड, निंदा, कमजोरियों का प्रदर्शन। दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, या पहला, तीसरा सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दंड भी पुनर्बलन के अंतर्गत शामिल है, नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत, और निंदा भी है, और कमजोरियों का प्रदर्शन भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण ये है कि यह तीव्रगामी होता है, इसमें डाटा संग्रहण की क्षमता होती है, यह लंबे समय तक बिना रुके व थके काम कर सकता है, या यह स्वयं सोच सकता है। तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है आपको बताना है। 1 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, या फिर 1 2 3 सही है? तो 1 2 3 चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? यह तीव्रगामी होता है, इसमें डाटा संग्रहण की क्षमता होती है,
यह लंबे समय तक बिना रुके थके काम कर सकता है। यह वाला ऑप्शन सही नहीं है आपका। तो 1, 2, 3 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, शैक्षिक कार्यक्रम में सहायक सामग्री के रूप में सर्वाधिक उपयोगी है रेडियो, दूरदर्शन, स्लाइड प्रोजेक्ट या ब्लैक बोर्ड। तो शैक्षिक कार्यक्रम में सहायक सामग्री के रूप में ब्लैक बोर्ड सबसे अधिक उपयोगी है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल का एक छोटा प्रतिरूप है? ताजमहल, ताजमहल का मॉडल, ताजमहल का रेखा चित्र या ताजमहल की फिल्म। तो ताजमहल का जो मॉडल है वो निम्नलिखित में से आपका जो है छोटा प्रतिरूप है। काय का कि ताजमहल का? ताजमहल का छोटा प्रतिरूप है ताजमहल का मॉडल। ठीक है, आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार बहुत ही एडवांस और सिलेक्टेड प्रश्न है आपके लिए। बालक दृश्य माध्यम से लगभग कितना ज्ञान प्राप्त करता है? 10%, 20%, 30% या 60%। तो बालक जो दृश्य माध्यम, ठीक है, यानी देखने का जो माध्यम होता है, यानी कि टीवी इत्यादि, उनके माध्यम से 60% ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछने की विधि के प्रवर्तक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या प्लेटो। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है प्लेटो। तो पहला है सुकरात, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु, चौथा पेस्टोलॉजी। तो प्रश्न पूछने की जो विधि है उसके प्रवर्तक हैं सुकरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, वाचन के दोषों का चयन कीजिए। पुस्तक ठीक प्रकार से न पकड़ना, अशुद्ध उच्चारण, अक्षरों को छोड़ना या जोड़ना, त्रुटिपूर्ण अनुत्तान या बालाघात। ठीक है, तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। आपका जो ऑप्शन है वो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, चौथा सही है, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो वाचन के दोषों का चयन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये चारों जो वाचन के दोष हैं वो आपके सही आंसर है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि कोई विद्यार्थी वाचन के समय ठीक प्रकार से खड़ा नहीं होता है तो उसका यह दोष वाचन के किस पक्ष के दोष को प्रकट करता है? यांत्रिक दोष, मानसिक दोष, भाषा दोष या शैली दोष। तो यांत्रिक दोष इसका सही आंसर है कि वह विद्यार्थी वाचन के समय ठीक प्रकार से खड़ा नहीं होता है, दोष उसके यांत्रिक दोष को प्रकट करता है, यानी कि यांत्रिक दोष के पक्ष को प्रकट करता है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 79वां क्वेश्चन है ये, यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर यानी कि श्याम पट्ट पर लिखी पंक्तियों को देखकर अपनी पुस्तिका में लिखता है तो यह उसकी क्रिया सुलेख की कौन सी विधि कहलाएगी? श्रुति लेख विधि, अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि या दर्शन विधि। मोंटेसरी एक पद्धति है, शिक्षा पद्धति, ठीक है, वो होती है मोंटेसरी विधि। तो इसमें आपका 79वां क्वेश्चन है, उसका आंसर जो होगा अनुकरण विधि। वह अनुकरण करता है अपने शिक्षक का, उसने जैसा लिखा है ब्लैक बोर्ड पर वो वैसा का वैसा वह अपनी जो कॉपी है उसके अंतर्गत उसको सुलेख करता है। तो अनुकरण विधि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आज का आखिरी प्रश्न है, पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों का चयन कीजिए। तथ्यों व उदाहरणों को स्पष्ट करने के लिए निकटवर्ती परिवेश में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन है पहला। दूसरा है यह देखना कि वे कौन से अंश हैं जिन्हें पूर्वगान से आसानी से जोड़ा जा सकता है। तीसरा यह कि कक्षा में सीखने सिखाने की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए कौन सी गतिविधि कराई जा सकती है। और चौथा यह देखना कि किन घटनाओं दृष्टांतों का उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जा सकता है। तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, चौथा सही है, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। और जो ये आपके चयन करना है उद्देश्यों का, प्रमुख उद्देश्य जो दे रखे हैं ये चारों उद्देश्य सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसकी फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से, ठीक है। और ना कोई प्लस कोर्स है, ना कोई पेड कोर्स है, ना कोई रेफरल कोड है, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है और बिल्कुल फ्री पीडीएफ इसके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल सिलेक्ट करें। धन्यवाद।